नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस दूसरे एपिसोड के आज 24वें क्लास में मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। सुबह मैं 24वें क्लास में था, ये मेरा 25वां क्लास है। आज इस क्लास में सुबह मैंने आपको S1 और S2 के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। S1 को हम यूनिवर्सल रेमेडी कहते हैं, ये किताबें भी कहती हैं और सबके अनुभव भी कहते हैं, और आप सब ने भी इसका अनुभव किया होगा। जिसका कारण स्पष्ट है कि सुबह मैंने आपको S1 के विभिन्न 9 पौधों का शरीर के विभिन्न 9 हिस्सों में उसकी कार्य क्षमता को बताया था। शरीर के मुख्य 3 ही अंग हैं, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और CNS, और इन तीनों पर S1 का पूर्ण कमांड है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था कि प्यूटेटरी ग्लैंड पर निकलने, प्यूटेटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स शरीर के विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के कार्यों का भी संपादन करते हैं। यानी जिन अंगों से, जिन ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं और अपना काम संपादित करते हैं, उन सारे हार्मोन्स के कार्यों का भी संपादन प्यूटेटरी ग्लैंड के हार्मोन्स करते हैं। इस नाते प्यूटेटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से S1 अन्य औषधियों के कार्यों की तुलना में S1 हर अंगों पर अपना नियंत्रण रखता है, क्योंकि ये जो 9 पौधे हैं इसमें मिलाए गए हैं, इन 9 पौधों की कार्य क्षमता शरीर के हर सिस्टम पर, हर अंग पर दिखाई पड़ती है। इसीलिए S1 को यूनिवर्सल रेमेडी कहा गया है। हमने आपको यह भी कहा कि S1 के साथ अगर आप RE का मिश्रण कर दें कुछ समय के लिए, तो S1 की कार्य क्षमता 3 गुना अधिक दिखाई पड़ती है। शरीर का वेट नहीं बढ़ रहा है, आप S1 RE दीजिए। भूख कम लग रही है, आप S1 RE का प्रयोग करिए। हम कल सुबह जब क्लास लेंगे तो हम यस ग्रुप के अन्य मेडिसिन को उठाएंगे। हमारे आज के 24वें क्लास, ये जो हमने 23वां क्लास जब लिया है सुबह, तो उसके बाद हमारे पास डॉक्टर VL साहू का रायपुर से फ़ोन आया और उन्होंने कहा, बहुत पुराने प्रैक्टिशनर हैं ये, रायपुर के बहुत एक प्रतिष्ठित प्रैक्टिशनर्स जाने जाते हैं। मैं इनकी क्लिनिक पर भी गया हूँ, मैं इनके यहाँ मैंने इनके कार्य भी देखे हैं। इन्होंने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा क्लास चल रहा है, और हम लोग जितने पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं वो एक बार आपके द्वारा जो आप फ़ोन पर हम लोगों को बातें बताते थे, मैं चाहता हूं कि कुछ विभिन्न रोगों पर, जो अंग्रेजी के नाम के रोग हैं, उन रोगों के, उनके नाम के आधार पर आप कुछ औषधियों का डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो मैंने इस बात को विचार किया कि सुबह मैं आपको विभिन्न ग्रुप के पौधों और उनकी औषधियों की चर्चा करूंगा, और शाम को 20 और 25 मिनट में आपका समय लूंगा कुछ विशेष प्रकार के रोगों के बारे में अपने अनुभव आप तक पहुंचाने का। तो चलिए हम आज एक करंट, इस समय जबकि हमारे आसपास का तापमान बढ़ रहा है, राजस्थान का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, और पूरे उत्तर भारत में लू चलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और कल से जो मौसम था वो निश्चित रूप से लू वाला था। आज भी काफ़ी गर्म मौसम है। तो लू, अगर किसी को लू लगती है, लू लगने में शरीर के विभिन्न अंग शिथिल हो जाते हैं, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, शरीर सुन्न पड़ जाता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जीभ ऐंठने लगती है, कान आपका साए साए करने लगता है, आंखें अंदर की ओर धंसने लगती हैं। ये तमाम लू के लगने से शरीर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आपको दिखाई पड़ती हैं। हम लोगों ने अपने अनुभव के दौरान लू के लिए बहुत कम दवा का चुनाव किया, और वो था S1, C1, F1 और WE। ध्यान दीजिएगा, S1, C1, F1 और WE।
यस1 की हमने 20 बूंद, C1 की 15 बूंद, F1 की 10 बूंद और WE की 10 बूंद, ये आपस में 1 औंस के डिस्टिल वाटर मिला करके जब हम किसी रोगी को इस मिक्सचर से एक गिलास, हल्के गिलास में, कांच के गिलास में, चाय वाले गिलास में, जिसे मान लें कि लगभग 200 ml का पानी होगा, या 200 ml में जब हम 30 बूंद डाल देते हैं और उसको चम्मच से हिला करके हम जब रोगी को 20-20 मिनट के अंतराल पे 4 बार लगातार पिला देते हैं, तो हमारे अनुभव में आया कि लू लगने के कारणों में इस औषधियों का प्रयोग जादू का काम करता है। लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। यस1 की कार्यप्रणाली मैंने आपको सुबह बताया है। C1 टिश्यू मेडिसिन है, यस1 फंक्शनल मेडिसिन है। हमने यस1 को C1 से जोड़ा है और C1, अब यहां पे देखिए, C1 के समझने की बात है। हमारी बहुत सी किताबें कहती हैं कि C1 लेडीज की दवा है, केवल ओवरी की दवा है। यह सच है कि C1 स्पेशलिटी जाके ओवरी पर कार्य करती है। महिलाओं के लिए दवाएं ये बनाई गई हैं, इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बहुत अच्छा प्रभाव है। लेकिन C1 आपके प्यूटेटरी ग्लैंड की भी दवा है। प्यूटेटरी ग्लैंड के अंदर से निकलने वाले हार्मोन्स की कार्य क्षमता में टिश्यू मेडिसिन को प्रोवाइड करती है। वो उसके कार्यों को मोटिवेट करती है। यानी जो हम यस1, C1 और F1 हमने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करती है। तो जब मानसिक रूप से हम अपने इस गले से लेकर के ऊपर तक के पार्ट को हम इतना मेंटेन कर ले जाते हैं, आंख धंस रही है, कान से साए साए की आवाज हो रही है, मस्तिष्क बिल्कुल सिकुड़ रहा है, जीभ ऐंठ रही है, तो ऐसी दशा में हमको प्यूटेटरी ग्लैंड को बहुत सक्रिय करना पड़ता है। और यस1 को देने से शरीर के सारे अंग तेज हो जाते हैं। और WE क्यों देते हैं? यहां पे RE नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे अंग एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बढ़ने से, लू के थपेड़ों से पानी, शरीर के पानी का बाहर की ओर निकल जाना और बॉडी का डिहाइड्रेट कर जाना, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चले जाना, यहां पे हम RE का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि RE का प्रयोग करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स, हम RE का प्रयोग यस1 के साथ अन्य सिस्टम में करते हैं। लेकिन जब किसी स्पेशल डिजीज में हमको देना है तो वहां पे हम RE का प्रयोग बहुत सोच समझ के करेंगे। अभी हम इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, आप नोट रखिएगा, हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। यहां पे WE क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट पर ला करके छोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो WE में बड़ी खास बात है। WE इसीलिए बुखार की दवा मानी गई है। बुखार का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो जब लू लगती है तो बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होता है, वहां पर हम WE का प्रयोग करते हैं। तो आप सब लू के लिए हमारे इस फार्मूले का प्रयोग करें और देखें कि आपको कैसा लगता है, कैसा आपका अनुभव है, आपका रोगी इस पर क्या बताता है। यहीं पर हम आपको एक और छोटे से रोग की चर्चा कर लें। बहुत कॉमन रोग है एलर्जी। एलर्जी एलोपैथी के हिसाब से लगभग 500 प्रकार की है या उससे भी ज्यादा प्रकार की है जो टेस्ट कराए जाते हैं। उसमें आप एलर्जी तलाशते हैं कि आपको किस चीज से एलर्जी है। किसी को भूसे से एलर्जी होती है, किसी को धूल के कणों से एलर्जी होती है, किसी को गर्मी से एलर्जी होती है, किसी को ठंडी से एलर्जी होती है, किसी को खाने पीने की, किसी को टमाटर से, किसी को धनिया से, किसी को अरहर की दाल से, उड़द की दाल से, विभिन्न प्रकार के तेलों से। एलर्जी की कोई लिमिट नहीं है कि किस पदार्थ से एलर्जी हो जाएगी। तो अब क्या किया जाए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में? अगर हजारों प्रकार की एलर्जी है तो हजारों प्रकार की दवाएं हम कहां से लाएं? हमने एलर्जी पर सिर्फ और सिर्फ 4 दवाओं का प्रयोग किया। एक है L2, दूसरा है C1, तीसरा है यस्टन और चौथा है वर2। L2, C1, यस्टन, वर2।
L2 में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जब स्ट्रांग होगा तो बाहर के आने वाले हर खाद्य पदार्थों पे या हर एक्टिविटीज पर हमारी बॉडी के हर टिश्यू मेंटेन रहेंगे। जितना अधिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा उतनी अधिक मिलेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी अधिक होगी, रक्त हमारा उतने संस्थान के तेजी से रक्त का प्यूरिफाई होगा, WBC हम हमारे बॉडी में मेंटेन अपना बनाए रखेंगे। इस नाते L2 एक ऐसी दवा है जो शरीर की हर कमजोरियों को अपने आप में स्वतः नियंत्रित कर लेती है। L2 को हमें लगभग बहुत क्रिटिकल पोजीशन ना हो तो L2 का चुनाव हमें अक्सर कर लेना चाहिए। हमने आपको एक जो फार्मूला बताया था अभी, उस पर पहले इसको कंप्लीट कर लें। C1 हमने आपको बता दिया कि C1 भी एक ऐसी कंडीशनल दवा है जो हमको प्यूटरेटरी ग्लैंड के साथ प्रयोग करनी पड़ती है। तीसरा है एस्टन। कभी कभी ऐसा होता है कि एलर्जी में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ डाउन हो जाते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी का फंक्शन, बाहर शरीर के पसीना निकलने के लिए स्किन का फंक्शन, सांस लेते समय लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने का फंक्शन, ये थोड़ा स्लो होता है। ऐसी दशा में जब हम एस्टन का प्रयोग करते हैं तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे जब मल पदार्थों को बाहर से निकालने की प्रक्रिया तेज रहती है और ऊपर से L2 हमारे पाचन की क्रिया तेज करता है, तो L2 और एस्टन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, संपूरक बन जाते हैं। जितना काम L2 कर पाता है वो करता है, जितना काम L2 से छूट जाता है वो एस्टन कर देता है। और ऐसी दशा में जब बॉडी पर कोई भी प्रकार का रिएक्शन होता है, किसी प्रकार की एलर्जी होती है, तो हम उसको कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। L2 क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बाहर से आए हुए सारे, चूंकि हमको एलर्जी तभी तो पता चलेगी जब हम कुछ खाएंगे या पिएंगे। हमको मान लीजिए स्किन की एलर्जी है तो ऊपर से पता चल जाएगी, लेकिन जब हम कोई चीज अंदर लेंगे और हमको टमाटर से एलर्जी हो गई, टमाटर हमने खाया तभी तो एलर्जी का पता चला, हमने चने की दाल खाई तभी तो हमको एलर्जी उसका पता चला या उसका रिएक्शन पता चला। तो जब हम किसी चीज का ग्रहण कर लेते हैं तो शरीर में जाकर के L2 ये हमारे स्टमक से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल के कंप्लीट पार्ट को कवर कर लेता है और वहां पर जो भी अपद्रव्य होते हैं उनको वो समाप्त करने के लिए मदद करता है। मदद करने की प्रक्रिया वही है, संबंधित अंगों के टिश्यू के अंदर जाके, टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाके एंजाइम की कमी की ये दवाएं पूर्ति करती हैं। इस बात को दिमाग से मत निकालिएगा कि इनका केवल ये दवाएं हैं, ये दवाएं नहीं है, ये उस संबंधित एंजाइम्स की पूर्ति कर रही है जिस एंजाइम्स की जिस अंग में कमी हो गई है, हम इस बाहरी एंजाइम्स को दे रहे हैं। तो जब ये एंजाइम्स हमारे शरीर के उन एंजाइम्स की पूर्ति कर देते हैं तो प्रकृति ने जिस शरीर को मेंटेन करके हमको बनाया है, हम उस शरीर को पुनः मेंटेन कर लेते हैं। कभी कभी हमको इसमें जब ईचिंग वगैरह ज्यादा बढ़ जाती है या छींक ज्यादा आ रही है, हमारे हाथ पैर ज्यादा खुजला रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसमें YE का प्रयोग कुछ दिन चला दें, यानी एलर्जी में। तो एलर्जी के लिए हमने फार्मूला बनाया L2, C1, एस्टन, L2 और YE। ये हमारे एक एलर्जी के लिए कॉम्बिनेशन हमारा रहा है और इस पर हमने कई रोगियों की संख्या बताना अपने आप में एक डींग हाँकना है। मैं इतने कह सकता हूं कि मैंने कई रोगियों पर इसको आजमाया है और पूरी की पूरी सफलता मैंने प्राप्त की है। यानी लू और ये एलर्जी, ये दो आपके महत्वपूर्ण रोग हो गए। क्योंकि आपने डिमांड किया है कि एलोपैथी के रोगों के नाम से आपको बताया जाए, तो मैं नाम वही ले लेता हूं, लेकिन सारी प्रक्रिया और उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रहा हूं कि ये दवाएं क्यों वहां काम करती हैं। हमने 5 रोगों को तय किया है कि मैं आज अपने सीमित समय में 5 रोगों पर चर्चा कर लूं जल्दी जल्दी से। तीसरा रोग है नजला, जिसे आप कॉमन कोल्ड कहते हैं। मौसम के बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, हल्का बुखार आ जाता है, वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। खास करके आज का जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस में, बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए, वैसे तो आप ये मान लें कि कॉमन वायरस हमारे शरीर पे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन और 21 दिन तक हर प्रकार के अलग अलग वायरस का इन्फेक्शन हमारे शरीर पर होता है। ये हमारे टिश्यू फ्लूइड पर जाकर के पहुंच करके हमारे टिश्यू फ्लूइड के लिम्फ के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं और वहां पर जाके अपने आप को रखने की
सीमा बना लेते हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। क्योंकि वायरस में रिप्रोडक्शन इतने तेज होता है कि जैसे जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, इनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इनकी संख्या बढ़ने लगती है। तो संख्या बढ़ती है तो हमारे और टिश्यू कवर कर लेते हैं, और चूंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर ज्यादा आक्रमण इनका होता है, इस नाते वायरस से बचने के लिए हमारे अगर इलेक्ट्रोहोमोपैथी के आधार पे C1, S1, A3, L2, S10 और वर्वन, ये 6 दवाएं कॉमन कोल्ड फीवर, कॉमन फीवर जो जुखाम से बुखार होता है। अब जुखाम होने में क्या क्या प्रक्रियाएं शरीर में होती हैं, जिनको जुखाम हुआ वो अच्छी तरह जानते होंगे। नाक, कान, आंख भारी हो जाता है, माथा आपका हल्का गर्म रहता है, सर आपका ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस होता है, आपको लगता है कि सर फट जाएगा, नाक आपकी जाम हो जाएगी, गले से आप सांस नहीं खींच पा रहे हैं, मुंह से आपको सांस लेने की समस्या आने लगती है कि मुंह से लेना पड़ेगा, नाक जाम हो रही है, गले में खरखराहट होने लगती है, ट्रेकियल चैम्बर आपका बिल्कुल ब्लॉक होने लगता है, सांस लगता है कुछ फूल रही है। इसमें खास करके जब आप कॉमन कोल्ड में ये कहा जाता है कि आपकी अगर एक नाक बंद चल रही है, देखिए प्रकृति की व्यवस्था देखिए, यहां पर भी प्रकृति की बात है कि प्रकृति कभी दोनों नाक एक साथ नहीं बंद करती। अगर आपका दाहिने नाक पर जुखाम का असर ज्यादा है तो बाईं आपकी कुछ चलती रहेगी, आप सांस लेते रहेंगे, बाईं चलेगी दाहिने पे हो जाएंगे। इसमें तो जब हम C1, S1, L1, A3, L1 और A3 एक लिम्फ की है और एक हार्ट की है, एक लिम्फेटिक नोड की है, चैनल की है, और एक हमारे हार्ट की प्रक्रिया की है। जब हम A3 देते हैं तो हमारे हार्ट में ब्लड की पंपिंग सिस्टम पर नियंत्रण हो जाता है। जो सामान्यतः कॉमन कोल्ड में वायरस के इन्फेक्शन से कुछ उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, तो ये A3 देने पर उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है। L2 जब हम देते हैं A3 के साथ, तो L2 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी देता है, पावर देता है। तो जो बाहरी वायरस इन्फेक्शन हमारे शरीर में रहता है, हम उससे लड़ने की अपनी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर ले जाते हैं। C1 हमारे प्यूटरेटरी ग्लैंड और CNS के सिस्टम के टिश्यू को रिकवर करता है। S10 अगर इन्फेक्शन हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से, जब हम कफ लेते हैं, खांसते हैं, थूकते हैं, तो कफ हमारे अंदर भी जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, वायरस इन्फेक्शन वहां से भी बाहर निकालने के लिए S10 की जरूरत हमको पड़ती है। और वर्वन, S10 और वर्वन का काम चूंकि कॉमन है, कंपाउंड, इसको एक तरीके से एक दूसरे का संपूरक है, तो हमको ये भी देना पड़ता है। तो नजला में या कॉमन कोल्ड में हम देते हैं C1, S1, L2, A3। आप नोट कर लें, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, C1, S1, L2, A3, S10, वर्वन। ये हमारा कॉमन कोल्ड में विभिन्न रोगियों पर हमारा ये प्रयोग रहा है। अब अगर हल्का सा इसमें फीवर आ जाता है तो आप एक अलग से मिक्सचर बना सकते हैं, जिसमें आप F1, Ven1, WE और S1 एक और मिक्सचर उसको दे सकते हैं, जिसमें फीवर को भी नियंत्रित करने के लिए नजला में ये काम चलता रहे। आपने सोच रहे होंगे कि मैंने दवाओं का रेशियो नहीं बताया। दवा का रेशियो मैं इसलिए नहीं बताता हूं, मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये रोगी की शारीरिक दशा को देखते हुए चिकित्सक को तय करना है कि उसको 10 बूंद दिया जाए कि 5 बूंद दिया जाए कि 15 बूंद दिया जाए। लेकिन कॉमन हम ये मान के चलते हैं कि 10 से 15 बूंद एक सामान्य व्यक्ति की, जिसकी उम्र 30 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो और उसके जो शरीर का वेट हो 50 से 60-65 किलो के आसपास हो, हम उसको 10 से 15 बूंद हर औषधियों का मिश्रण देते हैं। जिस औषधि का काम हमको तेज लगता है कि इसको ज्यादा काम करना चाहिए, इस अंग की दवा हमको ज्यादा प्रोसीड करनी चाहिए, उस अंग में आप 5 बूंद बढ़ा दीजिए। जैसे आपको लगता है कि नजला में C1 और L2 की हमको ज्यादा जरूरत है देने की, इसको सक्रिय करने की ज्यादा इन ऑर्गन की जरूरत है, तो उसको आप 15-15 बूंद कर दीजिए, शेष को आप 10-10 बूंद कर दीजिए। और ये रेशियो आपका 1 आउंस डिस्टिल वाटर में रहेगा। उस डिस्टिल वाटर में आप मेडिसिन बनाने के बाद फिर आप पेशेंट से कहेंगे कि आप 1 गिलास पानी लीजिए, चाय वाला गिलास, और उसमें आप 20 से 25 बूंद 30 बूंद डाल करके पहली बार आप जो पेशेंट को दवा खाने का प्रिस्क्राइब करते हैं, आप रोगी के रोग को देखते हुए, अगर आपका
एक्यूट डिजीज है जिसको आप त्वरित रोग कहते हैं। तो त्वरित रोग में आपको पहले दिन की जो औषध देनी है वो लगातार जल्दी जल्दी इंटरवल पे देनी है। जल्दी जल्दी इंटरवल का मतलब कि हर एक एक घंटे पे, दो दो घंटे पे या तीन तीन घंटे पे, जिस तरह की उसकी रोग की गंभीरता हो। क्रॉनिक डिजीज में जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो 24 घंटे का आकलन किया जाता है, और एक्यूट डिजीज में हम 6 घंटे का आकलन करते हैं, यानी 6 6 12 6 18 6 24, हम पूरे दिन को 4 घंटों में बांट देते हैं। और एक्यूट पेशेंट में हम 6 घंटे को 24 घंटा मान लेते हैं, यानी हम जो दवा का आकलन करते हैं वो 6 घंटे के रेशियो पर करते हैं। हम ये मान लें कि 24 घंटे का दिन रात नहीं है, 6 घंटे का दिन रात है एक्यूट रोग में। और क्रॉनिक में हम उसी को 24 घंटे पर डिवाइड करते हैं, तो फिर सुबह दोपहर शाम या दिन में 4 बार हम दवा प्रेस्क्राइब करते हैं। ये सब बातें आपको अपने अनुभव से आएंगी, बताने से नहीं। सिर्फ आपको अपने निश्चित तौर तरीके से जब आप रोगी के साथ लगातार लड़ेंगे तो आपको ये अनुभव अपने आप पता जाएगा कि हमें किस रोगी को कौन सी दवा ज़्यादा देनी है, किसको कम देनी है। फिर प्रयोग में मान लीजिए रोगी ने कुछ एक आध आपसे शिकायत किया तो आपको लगेगा कि ये दवा हमने दी थी, इसको बंद कर दिया जाए, अब इसको चला दिया जाए। हर जगह आपको अपने ही दिमाग को लगाना है, और जब आप उस अथाह सागर में तैरेंगे तो तैरना आपको आ जाएगा। जैसे एक बच्चा है, उसको नहीं पता कि नदी में कैसे तैरा जाता है, बच्चे को आप फेंक दीजिए पानी में, बच्चा थड़पड़ाएगा, छीटेगा, और कुछ देर बाद उसका हाथ पैर चलेगा, कुछ देर तो तैरेगा ही, और वही तैरने वाले अच्छे अच्छे तैराक बन जाते हैं। तो ऐसे मैं भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी के समुद्र में फेंक दिया गया था और बहुत तैरा, 5-6 साल तो तैरता ही रहा, और तैरने के बाद धीरे धीरे उतरता चला गया, हाथ पैर मारता गया। तो आज आपके बीच एक सुपर तैराक जिसे आप कह सकते हैं, मैं आपको भी बताने आ गया कि इस तरह तैरिए। तो मैंने आपको 4 रोग लिया, लू, नजला, एलर्जी, मैं 3 रोग लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आमतौर से कहीं कट फट जाए और ब्लीडिंग ना रुक रही हो, या हीमोफीलिया का पेशेंट हो। हीमोफीलिया के पेशेंट के बारे में मैं बहुत विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा किसी दिन, ये याद रखिएगा, या किसी आप में से कोई व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि हीमोफीलिया पर चर्चा करें। ये मेरा बहुत लंबा अनुभव हीमोफीलिया के बारे में रहा है, और मैं हीमोफीलिया को, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हीमोफीलिया का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 3-4 रोगों का स्पेशलिस्ट बना हूँ पिछले 36 सालों में, ज़्यादा तो नहीं बन पाया, लेकिन उनमें से मेरा एक पेट रोग रहा है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया या ब्लड का बहना या कट फट जाना और ब्लीडिंग चेक ना होना, लेडीज में मेंसेस के समय ब्लीडिंग तेज हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो पा रही है, अबॉर्शन हो गया, ब्लीडिंग नहीं चेक हो पा रही है, तो चेक टू ब्लीडिंग, हाउ टू चेक द ब्लीडिंग, उसको करने के लिए बहुत आसान सी मेडिसिन है जो हम लोगों ने बहुत प्रयोग किया। बाबा जी के साथ रह करके भी हम लोग तमाम इन दवाओं को देते थे और बड़ा अच्छा परिणाम तुरंत रोगी बताता था, सर हमको आराम हो गया। जिसमें है L2, C7, C3, A1, WE और G। ये ब्लीडिंग को चेक करते हैं। WE को BE के साथ हम अल्टरनेट करते हैं, एक बार WE देते हैं और 2 घंटे बाद BE दे देते हैं, और फिर BE को बंद कर देते हैं। L2, C7, C3, A1, ये सारी की सारी गतिविधि औषधियां ब्लड को चेक करने के लिए हैं। L2 तो कॉमन प्रोसेस है, हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्वॉल्व करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में लोग इसी से अंदाजा लगा लेते हैं केवल खाने वाला अंग, ऐसा नहीं है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लंग्स भी जोड़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपकी पैंक्रियाज और किडनी को भी जोड़ा है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम उसे मानते हैं जिस सिस्टम के ऑर्गन से बॉडी के टिश्यू को एनर्जी मिले। भोजन का मतलब पाचन क्रिया नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से उन अंगों का संबंध स्थापित करिए जिन अंगों से शरीर को ऊर्जा दी जा रही है, या जहां से हमको एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है हमारे उस क्रिया में। तो जैसे लंग्स में ऑक्सीजन जितने तेज आएगा हमारा ब्लड उतने जल्दी प्यूरिफाई होगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिएक्शन उतने तेज होगा, और जहां कटा फटा अंग है वहां पे जाके थ्रोम्बोसिन और थ्रोम्बोसाइट के जाल को बनाने में उतने सक्षम होगा। ऑक्सीजन की सप्लाई जितने तेज करेंगे अंदर से, और देखिए ब्लड की विशेषता क्या है कि जो वायु ब्लड के अंदर आती है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करने लगती है, और अगर कहीं कट फट जाता तो प्रकृति ने बाहरी हवा लगने पे ब्लड को जमने की प्रक्रिया बना दी है, जिसे हम रक्त का जमना कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ब्लड को रोकना, चेक टू ब्लीडिंग करना, यहाँ पे L2 और C7 में क्या है,
C7 में आपको पता है A2 है और S5 है। हम जब इन दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं, यानी L2, C7, C3 आपका पता है कि आरबीसी को इंप्रूव करने की दवा है। A1 आपकी क्लियर है, A1, A2, A3 यही 3 दवाएं हैं आपकी। A1 हमने आपको बताया था किसके लिए, आर्टरीज की दवा है, ये चेक टू आर्टरीज फंक्शन, और A2 चेक टू वेन्स फंक्शन, और A3 चेक टू हार्ट फंक्शन। ये 3 दवाएं आपकी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से संबंधित है, A1, A2, A3। A1 का प्रयोग लोग कहते हैं बहुत कम करना चाहिए, डर के करना चाहिए, झिझक के करना चाहिए, लेकिन मेरे अनुभव की बात यह है कि ब्लीडिंग में, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है, कट फट गया है शरीर, वहां पे A1 को जब हम 10 से 15 बूंद तुरंत देते हैं तो यह आर्टरीज पर जाकर के फंक्शन अपने को मेंटेन करती है और ब्लड के चेक को, ब्लीडिंग के चेक को रोक देती है। WE और G ये जाकर के वहां के स्थान के बॉडी के उस पर्टिकुलर टिश्यूज पर जाकर के वहां के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ब्लड का फ्लो वहां पर बराबर हो जाता है, स्वेलिंग नहीं होने पाती है, टिश्यू जमने नहीं पाते हैं, टिश्यू में ब्रेकेज नहीं होने पाता है, और वहां पे सड़न गलन नहीं होने पाती है। इस नाते WE और G को हम यहाँ पर देकर के ब्लड को चेक कर देते हैं। ये स्टॉप टू ब्लीडिंग का ये फार्मूला है, आप इसको आजमाएं। फिर हम कल शाम के क्लास में आपसे कुछ अन्य रोगों पर चर्चा करेंगे, और कल सुबह हम आपसे यशवन के पौधों पर चर्चा करेंगे। मैं चलते चलाते एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, सुबह वो बात मैंने नहीं कहा था। हमारे कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी सरकार के संपर्क में हैं, उनकी कुछ मंत्रियों से बड़ी अच्छी पकड़ भी है। तो इस संपर्क और पकड़ का फायदा वो सीधे सांप के जहर मारने पर प्रयोग ना करें, क्यों नहीं वो छोटे छोटे बातों पर प्रयोग करते, सरकार का उपयोग करते। जब सरकार ने ये कहा कि हम कोरोना के वायरस पर कोई एंटीबॉडी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, कोई हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, तो जब हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बड़े बड़े दावेदार इस बात को कहते हैं कि वो कैंसर ठीक कर रहे हैं, वो कैंसर में पेन किलर बना रहे हैं, वो बड़े बड़े संस्थान खोल रहे हैं, बड़े बड़े विदेशों के प्रोफेसर को आमंत्रित कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को आमंत्रित कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथों को समझाने के लिए, तो ये काम तो बाद में भी कर सकते थे। पहले तो जिस दिन से कोरोना वायरस का अटैक हुआ था इंडिया में, उस दिन सरकार के मंत्री जी के पास जाते और कहते हम इसमें काम करेंगे, हमको भी आने की इसमें इजाजत दीजिए। तो ऐसी क्या बात है कि उनके संपर्क मंत्री जी से इस तरह नहीं है कि उन्होंने अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को उसमें जाने के लिए परमिशन नहीं लिया, लेना चाहिए था। काश अगर मैं उस स्थान पर होता तो मेरा पहला दायित्व तो अपने देश के नागरिकों के प्रति बनता, और मैं सरकार को और मंत्री को इस बात से कन्विंस करता कि हमें भी इसमें कार्य करने का मौका दिया जाए। आयुष को मंगवा दिया गया है, आयुष विभाग दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब आप मंत्री जी के इतने प्रिय हैं तो आपको इस पर अनुरोध करना चाहिए था। और अगर नहीं कर सके हैं तो अब से मेरे सलाह पर, मेरे कहने पर आप मंत्री से अनुरोध कीजिए। कुछ दवाएं मैं भी अपने शोध से आप तक पहुंचाता हूं। बॉडी के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने की बहुत सी अच्छी दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं। हम इस कोरोना महामारी के वैश्विक महामारी में हम अपनी चिकित्सा पद्धति का भी कुछ सहयोग दे सके और कुछ करिश्मे देख सकें और दिखा सकें। काश इस बात को सरकार तक आपके द्वारा पहुंचाया जाता, क्योंकि आपके द्वारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मंत्री जी के बड़े प्रिय हैं, सरकार के बड़े प्रिय हैं। भारत सरकार ने सिर्फ आप ही को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शोध करने का एक प्रमाण पत्र दे रखा है, जो आपके किसी बक्से में या किसी फाइल में बंद है, जिसको आज तक भारत के किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने देखा नहीं है। तो आप ना दिखाइए, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथियों को कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी में एक योद्धा के रूप में लगाने में अपना मुहिम तो चलाइए। इस बात का प्रत्यावेदन तो आप सरकार को पहुंचाइए। करना ना करना वो सरकार की बात है, नहीं करेगी तो कारण बताए, और करेगी तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इन 4 रोगों पर हमने आपसे चर्चा किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।